All right. Hello, everyone. Welcome to part two of our very first session. That is, what is AI really? हमने how machine learn तक का part one में cover किया है. So if you are jumping directly into this particular video, my suggestion would be to go ahead and watch the part one of session one first. We are continuing from here now. वेद भाई मेरे साथ हैं. वेद भाई, requesting you to please continue. बहुत बहुत शुक्रिया संभाई। जैसा कि हमने कल अपना पहले वीडियो में जाना था कि एआई के इतिहास के बारे में, और हम वहाँ से बातचीत करते हुए हाउ मशीन्स लर्न के कंसेप्ट तक आए थे। हमने देखा कि तीन तरह से मशीन लर्न करती हैं। एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होती है, एक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होती है, और एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है, जिसमें कि आप हिट एंड ट्रायल के तरीके से एल्गोरिथम्स को लर्न कराने की कोशिश करते हैं। डेटा एक बैकबोन आप मान लीजिए। जितना अच्छा क्वालिटी का आपका डेटा होगा, उतना ही अच्छा आपका मॉडल की क्वालिटी आएगी। चाहे सुपरवाइज लर्निंग हो, चाहे अनसुपरवाइज लर्निंग हो, चाहे रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो। तो वी कैन अंडरस्टैंड डेटा इज पैरामाउंट टू एवरी काइंड ऑफ अ मशीन लर्निंग मॉडल। डेटा इज ऑफ utmost इम्पॉर्टेंट। और एक मशीन लर्निंग के फील्ड में संभाई हम एक चीज मानते हैं कि जितना ज्यादा डेटा है, उतना बेहतर है। जितना ज्यादा अच्छी क्वालिटी का डेटा है, सिर्फ डेटा नहीं, मैं कहूँगा अच्छी क्वालिटी का डेटा है आपकी मशीन लर्निंग प्रोसेसेस के लिए, उतना ही बढ़िया है। तो आज हम इसी विषय से चालू करते हैं। आगे देखते हैं कि मशीन लर्निंग में क्या तरीके होते हैं, क्या लूप्स होते हैं। एक एनालॉजी के साथ समझते हैं इस चीज को। जितनी भी आपकी एल्गोरिथम्स लर्न कर रही हैं, वो पैटर्न्स जो लर्न कर रही हैं, किस चीज को देख के लर्न कर रही हैं? वो डेटा को देख के लर्न कर रही हैं। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर जो आपका डेटा होता है, उसको हम लेबल्ड डेटा कहते हैं। अब कई जो लर्नर्स होते हैं, उनको एक ये कंफ्यूजन रहती है कि लेबल्ड डेटा जो है, क्या वो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है? तो मैं ये एक मिसकंसेप्शन दूर करना चाहूंगा। लेबल्ड डेटा इज नॉट इक्वल टू स्ट्रक्चर्ड डेटा। आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी लेबल्ड डेटा हो सकता है। लेबल्ड डेटा का सीधा अर्थ ये होता है कि जो डेटा जिसमें कि आपकी ट्रू वैल्यूज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। जैसे कि हम कल बात कर रहे थे कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग में एक टीचर होता है, जो टीचर आपको बताता है कि ये सही है, ये गलत है, ये फॉर्मूला मैथ्स का है, ये फॉर्मूला फिजिक्स का है, इस तरीके से। तो वो डेटा जो है, मान लीजिए आपके पास कई सारी इमेजेस हैं, और उन इमेजेस में हमें ये क्लासिफाई करना है कि किस तरह की कार जो है वो प्रेजेंट है उन इमेजेस के अंदर। या तो वो सेडान है, या आपकी एसयूवी है, या आपकी एमयूवी है। अब उन इमेजेस के साथ साथ आपके पास उन इमेजेस में एक टैग ये भी अवेलेबल है कि इस इमेज के अंदर सेडान है, इस इमेज के अंदर एसयूवी गाड़ी है, इस इमेज के अंदर एमयूवी गाड़ी है, इस इमेज के अंदर लग्जरी गाड़ी है। तो जब आपकी एल्गोरिथम लर्न करेगी, उसके पास ऑलरेडी वो ट्रू वैल्यू है, और वो एक पैटर्न एनालाइज करेगी कि अच्छा, जो हमारी लग्जरी गाड़ी होती है वो इस तरह से दिखती है, उसमें एक बोनट होता है। आप देखें जैसे रोल्स रॉयस के दरवाजे जो हैं वो थोड़े अलग तरीके से खुलते हैं, और उसमें एक ट्रंक होता है, व्हील की शेप इस तरह से होती है। तो वो उस तरह से अपने पैटर्न एनालाइज करके एक एनालिसिस पे आएंगे कि उसके पास कोई भी नई इमेज आए तो वो ये बता पाए कि इसमें एसयूवी है, या एमयूवी है, या लग्जरी गाड़ी है, या जो भी आप क्लासिफाई करना चाह रहे हैं। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की जब हमने कल बात करी थी, इसका एक एट्रीब्यूट होता है कि आप इसको अनलेबल्ड डेटा देते हैं। अनलेबल्ड डेटा जिसमें वो ट्रू वैल्यूज प्रेजेंट नहीं होती जो आप लर्न करना चाह रहे हैं। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के केस में ज्यादातर जो हम डेटा प्रोवाइड करते हैं एल्गोरिथम को, वो रन टाइम पे करते हैं। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, आपकी जब गाड़ी चल रही है, हम कार चला रहे हैं, तो जो सेंसर्स हैं गाड़ी के, जो कैमरा है, वो रन टाइम के अंदर, रियल टाइम के अंदर डेटा कैप्चर कर रहा है कि एकदम से स्पीड ब्रेकर आया बीच में, लेफ्ट में आपका फुटपाथ है, या राइट में आपका और कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो कार को मुझे स्लो करना है, ब्रेक लगानी है, स्पीड स्लो करनी है। वो जो डेटा आपके पास रन टाइम पे कैप्चर हो रहा है, उसके बेसिस पे हम हिट एंड ट्रायल एरर करेंगे।
अगर स्पीड बढ़ी तो मैं एल्गोरिथम को पिनलाइज कर दूंगा, अगर उसने ब्रेक लगाई और स्पीड कम करी ऑब्स्ट्रक्शंस को देखते हुए, तो मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा। और इस तरह से रीइंफोर्समेंट लर्निंग की जो एल्गोरिथम होती है उसका उद्देश्य ये होता है कि उसको रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करना होता है और आपके पेनल्टीज को मिनिमाइज करना होता है। तो मोटा मोटा आप ये समझिए कि ये कंसेप्ट है हमारा सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। अब इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। डेटा, जैसे कि मैंने कहा, डेटा पैरामाउंट होता है। कितना अमाउंट ऑफ डेटा? 5 GB, 10 GB, 100 GB, 1 TB ऑफ डेटा। जितना ज्यादा क्वालिटी का डेटा होगा आपके मॉडल की प्रेडिक्शन क्वालिटी के लिए, उतना बढ़िया है। मॉडल क्या है? डेटा प्लस एल्गोरिथम इज इक्वल टू अ मॉडल। अंडर द हुड्स देखें अगर मॉडल के अंदर क्या होता है आपका, मॉडल के अंदर एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। मॉडल इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल इक्वेशन। ये कहना बहुत आसान है कि मैथमेटिकल इक्वेशन है, बट इसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस, बहुत सारी तकनीक जाती हैं उस एक इक्वेशन तक आने के लिए जो कि आपकी वैल्यू को प्रेडिक्ट कर पाए। तो वो इक्वेशन इतनी आसान नहीं होती है। हालांकि हमारे श्रोताओं को आसानी से समझने के लिए आप मान लीजिए कि इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। y आपका आउटपुट वेरिएबल है जो मैं प्रेडिक्ट करना चाह रहा हूं। x आपने इनपुट वेरिएबल दिया, मान लीजिए आपकी इनकम या आपने इमेज दी मॉडल को प्रेडिक्ट करने के लिए। एल्गोरिथम का काम है m और b की वैल्यू क्या हो। या तो m आपका 4.5 है मान लीजिए, b आपका 3.8 है, फॉर एन एग्जाम्पल। आप ये प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कि एज के हिसाब से बच्चे की हाइट कितनी होगी। तो हाइट जो है वो आपका y वेरिएबल हो गया, और एज जो है वो एक्स वेरिएबल हो गया। एल्गोरिथम का काम है कि उस डेटा को देखते हुए, 1,000 बच्चे, 2,000 बच्चों का आपके पास डेटा है, उनकी हाइट है, उनका वेट है। तो उस एल्गोरिथम ने एक पैटर्न समझ लिया कि अच्छा, ये अगर बच्चे की एज है तो टेंटेटिवली उसकी हाइट इतने फीट होनी चाहिए। अब आपने कोई भी नया डेटा दिया उसको, मतलब एक्स प्रोवाइड करा उसको, हाइट दी बच्चे की, और मॉडल ने एम और बी जो उसने ऑलरेडी लर्न करा हुआ है उसमें उस वैल्यू को इक्वेट करा, और आपके सामने एक प्रेडिक्शन दे दिया कि आपने मेरे को 8 साल के बच्चे की हाइट तकरीबन तकरीबन 3.5 से 4 फुट या 4.5 फुट के आसपास हो सकती है। यहां पे आपने जो करा वो प्रेडिक्शन करा। प्रेडिक्शन क्या हुआ? गेस। अब किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल, दुनिया में जितने भी मशीन लर्निंग मॉडल बने हैं, जितने हम अभी तक जानते हैं, मैं आगे आने वाले भविष्य के बारे में नहीं कह सकता, बट जितने भी मशीन लर्निंग मॉडल्स या जनरेटिव एआई मॉडल्स हम अभी तक जानते हैं, सम भाई, कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल 100% एक्यूरेट नहीं होता। कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल को 100% एक्यूरेट होना भी नहीं चाहिए। आप एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ योर मॉडल इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर यूज केस। इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप मान लीजिए एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हैं, आप हॉस्पिटल में गए और आपका बेसिक स्क्रीनिंग हुआ, और उस उन हॉस्पिटल के स्टाफ ने आपको ये बताया कि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल कहता है कि आप बीमार हैं, और इसका प्रोबेबिलिटी परसेंटेज है 98%, मेरा मॉडल श्योर है। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में 98% ऑफ अ कॉन्फिडेंस इंटरवल या एक्यूरेसी ऑफ अ मॉडल इज अ गुड प्रेडिक्शन क्राइटेरिया। अब आप उस हॉस्पिटल में कभी जाना नहीं चाहेंगे जो ये कहे कि मेरा मॉडल 50% श्योर है कि आप बीमार हैं। आप खुद बताइए सम भाई, आप कभी ऐसे एक हॉस्पिटल में जाने की चेष्टा करेंगे? मेरे ख्याल से नहीं। 50% तो तुक्का हुआ। बिल्कुल सही, मैं उस पे आ रहा था। तो 50% एक्यूरेसी के लिए आपको मशीन लर्निंग करनी ही नहीं है। आप कोई भी स्टेटमेंट कभी भी कहें, उस स्टेटमेंट की 50% हाँ होने की संभावना हमेशा है। तो 50% इज अ रैंडम गेस। कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल अगर 50% से ज्यादा की एक्यूरेसी देता है, 60% एक्यूरेसी, 70% एक्यूरेसी, वो मॉडल is still a good model to be used for your specific application और your use case। अब मान लीजिए हम फाइनेंस इंडस्ट्री में आते हैं। अगर एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन होने की संभावना है और उसकी संभावना 60% है, 60% है, आप चाहते हैं कि उस 60% के ऊपर मैं यूजर को एक नोटिफिकेशन भेज दूं कि आपने ही ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट करा है, हाँ या ना। अब अगर यूजर ने उस पे हाँ करा तो मतलब उसी ने ट्रांजैक्ट करा है, अगर नहीं तो मतलब वो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुआ।
आप 90% या 95% तक वेट नहीं करेंगी कि अगर मैं 95% श्योर हूं कि ये एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है, मैं तभी एक एसएमएस भेजूंगा अपने यूजर को, तो वो शायद एक गलत मॉडल हो जाएगा लेके आपका। वो उसकी एक्यूरेसी 95 नहीं, 55 60 70% के आसपास तक उस मॉडल की एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप यूज केस बेसिस पे परसेंटेज डिसाइड करते हैं। मशीन लर्निंग इज ऑल बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। अब जो रिजल्ट आपके पास आया संभाई, उनके ऊपर आप फीडबैक लेते हैं, एक्यूरेसी चेक करते हैं, और मशीन लर्निंग मॉडल्स को कंटिन्यूअस इंप्रूव करते हैं जैसे जैसे आपके पास नया डेटा आता जाता है। एक मशीन लर्निंग मॉडल आपने बनाया, इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप उस मशीन लर्निंग मॉडल को 1 साल तक यूज कर सकते हैं, नहीं। मशीन लर्निंग मॉडल्स की जो लाइफ साइकिल होती है, तकरीबन तकरीबन ऑन एन एवरेज, ग्लोबल एवरेज 4 से 5 महीने रहती है। उसके बाद आपको उस मशीन लर्निंग मॉडल को रिट्रेन करना ही पड़ता है, क्योंकि आपके पास रियल एनवायरनमेंट में नया डेटा आता रहेगा। अब यहाँ पे हम दो टर्म्स जानते हैं, ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस। ट्रेनिंग आपका, जब डेटा एल्गोरिथम को पास करा जाता है, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम ट्रेनिंग बोलते हैं। और जब आपका मॉडल बन गया, जैसे आपके पास एक मॉडल आर्टिफैक्ट आया, मान लीजिए उसका फॉर्मेट है टारबॉल कंप्रेस्ड एज अ जीजिप फाइल। जब आप इस मॉडल डॉट आर डॉट जीजिप फाइल को एक वेब सर्वर के ऊपर डाल देते हैं, ताकि इस वेब सर्वर पे जो आपके क्लाइंट एप्लीकेशन हैं, जो भी यूजर्स हैं आपके, वो इस पे अपनी रिक्वेस्ट भेज सकें, वो रिक्वेस्ट ये मॉडल प्रेडिक्शन में बदल सके, और वो प्रेडिक्शन रिस्पॉन्स के रूप में आपके पास वापस आ सके, उस प्रक्रिया को हम इन्फ्रेंस बोलते हैं। जहां पे कि आप प्रेडिक्शन को जान रहे हैं एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के रूप में। तो ये एक एंटायर साइकिल रहता है। कई ये टर्मिनोलॉजी लोगों को कंफ्यूज करती हैं कि ट्रेनिंग क्या होता है और इन्फ्रेंस क्या होता है। तो मेरे ख्याल से ये जो हमने अभी जाना यहाँ पे, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनसे शायद आपको थोड़ा अंदाजा आया होगा इन दोनों टर्म्स के बीच में समानताएं और डिफरेंसेस के लिए। बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया वेद भाई। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या मॉडल डिप्लॉय होने के बाद भी सीखता रहता है या वो फ्रोजन हो जाता है? तो शायद बहुत जैसे बढ़िया आपने सवाल बताया है कि आपका। फीडबैक। हाँ जी जी, आप बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है वो आपका संभाई। जैसे मॉडल आपका डिप्लॉय हुआ वेब सर्वर पे, अब मान लीजिए आपका ये मॉडल 1 जनवरी 2026 को आपने ट्रेन करके इसको डिप्लॉय कर दिया, और आप आज हम 25 जून की तारीख में बैठे हैं। इस मॉडल के पास जितनी भी जानकारी है आपकी, वो 1 जनवरी 2026 तक जो भी आपने इसको डेटा दिया था वो है। उसके बाद की कोई जानकारी इस मॉडल के पास नहीं है। उस नई जानकारी के लिए, उस नए डेटा को आपको अगर इंक्लूड करना है, तो आपको मॉडल को रीट्रेन करना पड़ेगा, और उस प्रक्रिया को एमएल ऑप्स भी कहा जाता है, मशीन लर्निंग ऑपरेशन, जो कि एक डेवॉप्स की फील्ड ऑफ स्टडी से निकला हुआ एक नया ब्रांच है, जिसको हम मशीन लर्निंग ऑपरेशंस बोलते हैं, जिसका एंटायर प्रोसेस ही ये होता है कि कैसे एक मशीन लर्निंग मॉडल को नया रखा जाए, उसे नया डेटा दिया जाए, ताकि वो अच्छे से प्रेडिक्शन कर सके एक लंबे समय के लिए। ठीक है, मैं समझ गया। आगे बढ़ते हैं वेद भाई, थैंक यू। अब एक टर्म और आपने कल मेरे से पूछी थी और इंट्रोड्यूस करी थी हमारे श्रोताओं को, जो कि होता है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क भी एक एल्गोरिथम है। ये इंस्पायर है ह्यूमन ब्रेन से, राइट, बट इट्स नॉट अ ब्रेन, इट्स एन एल्गोरिथम। यहाँ पे आपका इनपुट लेयर होता है। इनपुट लेयर क्या हो सकता है आपका? जो भी आप डेटा दे रहे हैं, अब मान लीजिए इमेज है, तो इमेज का क्या डेटा होगा? पिक्सेल्स हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, जो कि एक इनपुट लेयर में जाते हैं। उसके बाद आपका हिडन लेयर्स आता है। ये कैलकुलेटिव लेयर्स होती हैं आपकी। यहाँ पे कैलकुलेशंस होते हैं, और बहुत डीप कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं यहाँ पे पैटर्न एनालिसिस के लिए। इस लेयर के अंदर आपके पास 5 10 15 20 100 200 लेयर्स हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल ऑफ प्रेडिक्शन तक जानना चाहते हैं। हायर द नंबर ऑफ लेयर्स, मोर द compute टाइम यू विड नीड,
बट मोर द बेटर योर मॉडल वुड बी। जितनी ज्यादा लेयर्स होंगी आपका मॉडल उतना ही ज्यादा अच्छा प्रेडिक्ट करेगा। इन हिडन लेयर्स के बाद आपका आउटपुट लेयर आता है। इस आउटपुट लेयर का काम यह होता है कि जो भी हिडन लेयर्स ने पैटर्न समझे, जो भी उसने लर्न करा, उसको इम्प्लीमेंट करना। जैसे कि इमेज के अंदर एक कैट है या डॉग है, या आपका नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शंस में क्या हो सकता है लेके, या आने वाले समय में स्टॉक का प्राइस क्या हो सकता है, तो आउटपुट लेयर वो प्रेडिक्ट करता है। ये आपका जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होती हैं, जैसे एक्सजी बूस्ट हो गया और लीनियर लर्नर हो गया और रैंडम फॉरेस्ट हो गया, इनसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और थोड़ा सा एडवांस्ड होती हैं। इसीलिए इनको ज़्यादा कंप्यूट पावर चाहिए होता है। जनरली आप देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो जीपीयूज बहुत यूज करता है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, रादर देन सीपीयूज। तो मैनी हिडन लेयर्स, 100, 150, 200 हिडन लेयर्स, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉडल्स। और कॉम्प्लेक्स मॉडल मींस उतना ही ज्यादा अच्छा प्रेडिक्शन आपके लिए। अब एक और नया टर्म मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा यहाँ पे, कन्वर्जेंस। व्हाई नाउ, व्हाई दैट कन्वर्जेंस? तो एआई का जो फील्ड है संभाई, इसका मशीन लर्निंग और एआई के फील्ड का एक तरह से बूम पे आना, एक तरह से प्रचलन में आना, इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि हमारे पास बहुत कंप्यूट पावर अवेलेबल होने लगा एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे। एनवीडिया ने जीपीयूज प्रोवाइड करने लग गए आपके, राइट। उनके T100 जीपीयूज जो हैं वो बहुत ही पॉपुलर हुए, T100 A100 जीपीयूज, जिनके ऊपर की सारे आपके जनरेटिव एआई और मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेंड होते हैं। जीपीयूज आपको बहुत एक्सेसिव पावर दे देता है कंपैरेटिव टू योर सीपीयूज। डेटा का एक्सप्लोजन हुआ। हम आज की डेट में जेटाबाइट्स ऑफ डेटा दुनिया के अंदर जनरेट हो चुका है। तो और डेटा ही आपको चाहिए मशीन लर्निंग मॉडल्स को बनाने के लिए। और मोर सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स बनी आपकी। हमने कल एक एल्गोरिथम का नाम जाना था, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एल्गोरिथम्स का आगाज जो है वो एक वाइट पेपर से हुआ, जिस वाइट पेपर का नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड, अटेंशन मैकेनिज्म, जो कि गूगल ब्रेन ने 2016 से 2017 के बीच में, उनका गूगल की एक टीम थी, 15 के आसपास साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की, जिन्होंने इस एल्गोरिथम को शेप दिया। और वो वाइट पेपर जब रिलीज हुआ उसका नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड। उसके बेसिस पे इस एल्गोरिथम का आगाज हुआ। तो उस वजह से ये कन्वर्जेंस, आप मान लीजिए कन्वर्जेंस इज दैट प्रोसेस जहां पे कि हम अम, जैसे एक लाइन को कन्वर्ज कर रहे हैं कहीं पे मिलने के लिए। तो ये मशीन लर्निंग का जो एक लाइन रहा, आपका एआई का जो लाइन रहा, वो एक तरह से कन्वर्ज हो गया। नए मॉडल्स आ गए आपके पास, चैट जीपीटी और एंथ्रोपिक मॉडल्स और मिस्ट्रल एआई और AI-21 लैब्स। इन सब का एकदम से बूम हो गया, जो कि आप एआई वर्ल्ड आज की डेट में देखते हैं। एआई का यूज, हम कल बात कर रहे थे कि जाने अनजाने वेद हम भाई, सभी सॉरी कहीं। टू इंटरप्ट, मेरा एक क्वेश्चन था पहले वाली स्लाइड में। जी। ट्रांसफॉर्मर 2017 में लिखा हुआ है, तो ट्रांसफॉर्मर से पहले एआई क्या यूज करता था, और वो क्यों इतना अच्छे से काम नहीं करता था जितना ट्रांसफॉर्मर करता है? इसके पीछे क्या रीजन है? संभाई, ट्रांसफॉर्मर से पहले हम एल्गोरिथम्स, ट्री बेस्ड एल्गोरिथम्स आप समझ सकते हैं। हम जो एल्गोरिथम्स यूज करा करते थे वो ज्यादातर ट्री बेस्ड एल्गोरिथम्स हुआ करती थी। एक एल्गोरिथम का नाम आपने सुना होगा, एक्सजी बूस्ट, बहुत पॉपुलर एल्गोरिथम है। इसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, यूसीआई बर्कले से और आपका कैगल कम्युनिटी से। ये एक एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग इसका नाम होता था, एक्स से एक्सट्रीम, जी से ग्रेडियंट। और बूस्टिंग एक प्रोसेस होता है, आगे हम शायद जानेंगे जब हम और थोड़ा डाइव डीप करेंगे मशीन लर्निंग के वर्ल्ड में। तीन तरीके होते हैं, एक होता है बूस्टिंग, एक होता है बैगिंग और एक होता है स्टैकिंग। ये तरीके होते हैं जहां पे आप वीक लर्नर्स को स्ट्रॉन्ग लर्नर्स में कन्वर्ट करते हैं, एआई रेजिडुअल्स को रिमूव करके, मतलब कि आपके एरर रेजिडुअल्स, मान लीजिए एआई रेजिडुअल्स नहीं, एरर रेजिडुअल्स को रिमूव करके। अभी के लिए हम इतना जानते हैं कि बूस्टिंग एक वो तरीका है जहां पे जो आपने इनपुट दिया अपने डेटा को, उस डेटा पे लर्न करते करते
एक बार में तो आपके एल्गोरिथम लर्न नहीं कर पाएगा। जैसे हम भी कुछ पढ़ते हैं किताब, तो आप एक बार दो बार पढ़ेंगे, हम कुछ कॉम्प्लेक्स होगा तो बार बार न्यूमेरिकल करके देखेंगे, आपके पास एरर आएगा, उस एरर को आप रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो बूस्टिंग एक वो प्रक्रिया है जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार एल्गोरिथम डेटा को देखता है, उसमें कुछ एरर्स निकल के आते हैं, उन एरर्स को एलिमिनेट करने का प्रोसेस को हम बूस्टिंग कहते हैं। उसी तरीके से और तकनीकें होती हैं मशीन लर्निंग में, जिनका नाम बैगिंग और स्टैकिंग भी होता है। तो एक्सजी बूस्ट नाम की एक एल्गोरिथम होती थी। इसके अलावा रैंडम फॉरेस्ट नाम की एल्गोरिथम हुआ करती थी, बहुत कॉमनली यूज करते हैं ये हम क्लासिफिकेशन मॉडल्स के लिए। इसके अलावा अगर मैं अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की बात करूं तो आपके पास के मींस क्लस्टरिंग नाम की एक एल्गोरिथम हुआ करती थी, जो कि हम ट्रांसफॉर्मर से पहले यूज करा करते थे। होती थी नहीं कहूंगा मैं, अभी भी हम यूज करते हैं कई प्रक्रियाओं में, कई तरह के यूज केसेस में। पीसीए नाम की एक एल्गोरिथम होती है रादर, विच इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ये हम यूज करते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए, जहाँ पे कि आपको नंबर ऑफ फीचर्स या इनपुट डायमेंशंस जो हैं वो कम करने होते हैं। मतलब डेटा कम नहीं कर रहे हैं हम नंबर ऑफ फीचर्स कम कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है हमारे श्रोताओं के लिए। हम यहाँ पे डेटा कम करने की बात नहीं कर रहे हैं पीसीए के अंदर। मैंने क्योंकि पहले टर्म बोला था आपको कि ज़्यादा डेटा इज़ हमेशा वेरी गुड फॉर मशीन लर्निंग मॉडल्स, मैं उस पे अभी भी उस चीज़ को दोबारा से रीइटरेट करना चाहूँगा। पर मशीन लर्निंग मॉडल्स एक प्रक्रिया से सफ़र करते हैं जिसका नाम होता है कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। इसको हम कहते हैं कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। पीसीए हम यूज करा करते थे इस डायमेंशनैलिटी को कम करने के लिए। तो आपके सवाल का जो जवाब है मैं उसको ये कहना चाहूंगा कि ट्रांसफॉर्मर्स से पहले भी एल्गोरिथम्स हुआ करती थी। ये कुछ एक एल्गोरिथम्स के नाम मैंने आपको गिनाए थे। ट्रांसफॉर्मर्स ने आके क्या चेंज करा, ट्रांसफॉर्मर्स ने आके अटेंशन मैकेनिज्म बनाया। अटेंशन मैकेनिज्म का मतलब ये हुआ कि आपने एक शब्द को, एक वर्ड को टोकन में कन्वर्ट करा, और हर एक टोकन ने अपना एक अटेंशन स्कोर दिया दूसरे टोकन को। अब मैं आपसे एक सेंटेंस कहता हूं, मान लीजिए कि पपी इज टू अ डॉग एज किटन इज टू अ कैट। अब इसमें कई सारे ऐसे शब्द हैं। अब पपी इज टू अ डॉग, अब पपी इज टू ए डॉग एज कैट इज टू ए किटन। अब इसमें आप देखिए कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं, इज, टू, ए। अब आपको इनको ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है ये सेंटेंस समझने के लिए, या फिर पपी को, डॉग, कैट और किटन, इन शब्दों को ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है? आप क्या नहीं, समझते आई हैं इससे थिंक पपी, डॉग, किटन, कैट, ये इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट शब्द लग रहे हैं। एग्जैक्टली। सो यही आपका अटेंशन मैकेनिज्म हुआ। ये अटेंशन मैकेनिज्म हर एक शब्द को, जैसे एक टोकन हो गया, इस टोकन ने अपना एक अटेंशन स्कोर हर एक अलग नए टोकन को दे दिया। राइट। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहता है। हर एक वर्ड ने अपना एक अटेंशन स्कोर दूसरे टोकन को दिया। इससे क्या हुआ आपको कि इससे एक नेचुरल लैंग्वेज, जब हम बात करते हैं जैसे, तो नेचुरल लैंग्वेज में भी आप कई शब्दों पे ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। कई शब्दों को जो कनेक्टर वर्ड्स या फिलर वर्ड्स बोले जाते हैं, इज, एंड, ऑफ, द, कॉमन इंग्लिश लैंग्वेजेस के अंदर, उसी तरह से हिंदी भाषा के अंदर, संस्कृत के अंदर, फ्रेंच, जर्मन में इस तरह के शब्द होते हैं। तो उन शब्दों को जिनको ज्यादा एम्फसाइज करना है, ज्यादा वेट देना है, ज्यादा अटेंशन देना है, उनको हमने जाना, और उस तरीके से आपने सिमेंटिक सिमिलैरिटीज जानना शुरू करा। सिमेंटिक होता है स्टडी ऑफ मीनिंग, सिमिलैरिटी। तो इस वजह से ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर्स नेचुरल लैंग्वेज के ऊपर काम कर सकता है। और मैंने, जैसे पहले भी सेशंस में मैंने एक चीज आपको शायद कही, या नहीं कही, मैं दोबारा कह देता हूँ उस चीज को, कि एआई जो है वो पूरा नेचुरल लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है। right? कि आप नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू कोड जनरेट करा रहे हैं, इमेज जनरेट करा रहे हैं, या ऑटोमेशन कर रहे हैं, रादर देन कि आपको सी लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज खुद ही पढ़ना है लेके। तो अगर मुझे खुद ही पढ़ना है तो एआई की क्या जरूरत हुई मुझे?
एआई की मुझे जरूरत तब हुई जब जो मैं अपनी भाषा में एक मॉडल को समझा पाऊं और मॉडल समझ जाए कि मैं क्या चाहता हूं और वो मुझे उस तरह से जवाब दे दे। यही तो आपका चैट जीपीटी है, हम्म। या कोई भी मशीन लर्निंग या कोई भी जनरेटिव एआई मॉडल है। चैट जीपीटी को ही एम्फोसाइज नहीं करते, बहुत सारे मॉडल्स हैं दुनिया में। ट्रू, ट्रू। तो ये मॉडल्स मल्टीपल लैंग्वेजेस समझते हैं, उनकी ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली वैसे हो रखी होती होगी, आई गेस। बिल्कुल। ठीक है। वेद भाई, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। एक छोटा सा डाउट मैं और पूछता हूँ कि क्या आप सिमेंटिक सिमिलैरिटीज पे कोई एक छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सिमेंटिक सिमिलैरिटीज? हम भाई देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, आई वॉन्ट टू बुक अ टेबल फॉर डिनर। अब यहाँ पे मान लीजिए शब्द बुक जो है, आप उससे क्या समझेंगे? आई वॉन्ट टू बुक अ टेबल फॉर डिनर एट दिस रेस्टोरेंट। जो शब्द बुक है आपका, उससे आप क्या समझेंगे? यहाँ पे बुक का मतलब रिजर्वेशन। बिल्कुल, रिजर्वेशन, कि मैं खाने की टेबल को रिजर्व करना चाहता हूँ। बट बुक का मतलब तो एक पढ़ाई की बुक भी हो सकता है। ट्रू। Right? तो सिमेंटिक सिमिलैरिटी आपका ये कहता है कि किस कंटेक्स्ट के अंदर किस शब्द का यूज कैसे हो रहा है। स्टडी ऑफ मीनिंग्स, बुक का यूज कई तरीके से हो सकता है, लेके मैं कहता हूं कि द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ग्रोथ फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन सीम्स टू बी वेरी गुड। अब यहाँ पे जो वर्ड ट्रेजेक्ट्री है, उससे आप क्या समझेंगे? हम्म। पाथ, कि कैसा ग्रोथ पाथ रहा, राइट? ट्रेजेक्ट्री हम साइंस में भी यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमी में, कि एक कॉमेट आ रहा है धरती की तरफ, उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है। पर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी का वर्ड आ गया, तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब हुआ कि कैसी ग्रोथ रहेगी कंपनी की। मैं उस कॉमेट की बात नहीं कर रहा, राइट? तो ये एग्जांपल आप सिमेंटिक सिमिलैरिटी से समझ सकते हैं कि किस कंटेक्स्ट में किस शब्द का अर्थ क्या निकल के आता है। उसको आप सिमेंटिक सिमिलैरिटी या स्टडी ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ मीनिंग्स भी कह सकते हैं। क्लियर है। थैंक यू वेद भाई। तो सम भाई, जो एआई आप देखेंगे रियल वर्ल्ड में, कई लोग जानना चाहते हैं कि कहाँ इसका हम यूज करते हैं। आप एआई का यूज हेल्थ केयर से लेके रिटेल इंडस्ट्री, जहाँ पे आप रिकमेंडेशन, डिमांड फोरकास्टिंग, चैटबॉट्स, आपने देखा होगा फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस हैं आजकल, वो पूरा जो कस्टमर सपोर्ट है अपना, वो चैटबॉट्स के ऊपर चला रहे हैं, लेके कोई ह्यूमन ही नहीं बैठा उनके कस्टमर्स के सवाल के जवाब देने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में, एंटरटेनमेंट में, और आप जितना सोच सकते हैं जिस भी सेक्टर में, एस्ट्रोनॉमी सेक्टर में, न्यूक्लियर रिसर्चेस के अंदर, जिनोमिक स्टडीज के अंदर, वेदर फोरकास्टिंग के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। दिल्ली लास्ट ईयर 2025 में इलेक्शंस हुए थे, आप भी जानते होंगे। शुरुआत में जनवरी फरवरी में बहुत ही लहर थी इलेक्शंस की। तो मेरे को भी फोन आया करते थे, कि फोन इन द सेंस एक ऑटोमेटेड कॉल ही आया करते थे। और मुझे थोड़ा सा समय लगा ये जानने में कि वो कॉल एक्चुअली एक एआई एजेंट कर रहे हैं, मतलब एक एआई सिस्टम कर रहा है, और वो ऑटोमेटेड वॉइस हुआ करती थी जानने के लिए आपकी किस पॉलिटिकल पार्टी को आप फेवर करते हैं। और वो इतने अच्छे तरीके से उनके एआई सिस्टम बने थे कि वो कुछ कहेंगे, उसके बाद वो उम्मीद करेंगे आप कुछ कहें। आईवीआर नहीं, आईवीआर तो आप बिल्कुल एक बार में समझ जाएंगे कि ये एक ऑटोमेटेड वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम है। पर वो एक बिल्कुल ही ह्यूमन कन्वर्सेटिव फॉर्म्स में आपको कॉल आया करते थे। वो भी वेट करते थे कि मैं कुछ कहूँ, फिर वो उस तरीके से मेरे रिस्पॉन्स के ऊपर वो अपना रिस्पॉन्स दिया करते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि आप हर जगह देख सकते हैं एआई का यूज, और आगे आने वाले समय में और बहुत सारे यूज केसेस निकल के आ सकते हैं। ट्रू, a lot of possibilities. तो एआई सर्विसेज, अगर हम एडब्ल्यूएस की बात करें, तो बहुत सारे एडब्ल्यूएस के सर्विसेज हैं जो एआई और मशीन लर्निंग के लिए यूज होते हैं। कुछ एक हम यहाँ पे जानेंगे। ट्रांसक्राइब एक सर्विस है, रिकग्निशन इमेज एनालिसिस के लिए है,
कॉम्प्रिहेंड आपका टेक्स्ट एनालिसिस, जैसे सेंटिमेंट हो गया, लैंग्वेज डिटेक्शन वगैरह, कि इस ईमेल का सेंटिमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके लिए आप कॉम्प्रिहेंड यूज कर सकते हैं। पॉली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग सर्विस है जो आपका टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर देता है। ट्रांसलेट, लैंग्वेज ट्रांसलेशंस के लिए बेडरॉक एक सर्विस है जो कि जनरेटिव एआई बेस्ड सर्विस है। ये हमारा फोकस रहेगा थोड़ा सा जब हम एप्लीकेशंस की साइड आएंगे। तो बेडरॉक का हम यूज करके, ये कलेक्शन है फाउंडेशन मॉडल्स का। आपको बहुत सारी कंपनीज के फाउंडेशन मॉडल, बहुत सारे वेंडर्स बोलते हैं हम, उनके फाउंडेशन मॉडल यहाँ पे मुहैया कराए जाते हैं अमेजॉन बेडरॉक पे, जिनका यूज करके आप अपनी एप्लीकेशंस को जनरेटिव एआई पावर्ड बना सकते हैं। तो ये हमारा फोकस रहेगा। हम अगले सेशन या जब भी हम सेशन 3 पे आएंगे, विल स्टार्ट विद अमेजॉन बेडरॉक। अच्छा, एक चीज के ऊपर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा सम भाई। एआई एक मैजिक बैंड नहीं है। हम इंसान हमेशा इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं थोड़ा सा एक सोच की दिशा में आपको बताना चाहता हूँ कि इस दिशा में भी हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है। क्या करना है वो तो अच्छी बात है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, पर उतना ही अनिवार्य, उतना ही जरूरी ये भी है कि आपको क्या नहीं करना है। मुझे शराब नहीं पीनी है, मुझे ड्रग्स नहीं लेने हैं, ये भी पता होना आपको जरूरी है। लेकिन मुझे मेहनत करनी है, ये पता होना जरूरी है। उसके साथ साथ ये भी पता होना जरूरी है आपको कि कैसे करनी है और क्या नहीं करना है आपको। तो उसी तरह से जानते हैं कि एआई क्या नहीं है। एआई एक कॉन्शियसनेस नहीं है। हर चीज का जवाब एआई के पास नहीं है। एआई इज नॉट अ मैजिक बैंड। एआई हमेशा सही नहीं हो सकता। एआई को हमेशा सही होना भी नहीं चाहिए। ये हेलुसिनेट कर सकता है। ये कॉन्फिडेंटली रॉन्ग आंसर्स भी आपको दे सकता है। हर एक एआई इंटरफेस, एआई मॉडल आपको डिस्क्लेमर देगा कि दिस कैन मेक मिस्टेक, चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, क्लॉड कैन मेक मिस्टेक्स, इट विल रिप्लेस ऑल जॉब्स। मुझे नहीं लगता कि एआई ये कर सकता है। एआई का यूज करके हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, तो इसको ऑगमेंटेशन की तरह देखना चाहिए कि आपका जॉब चेंज होगा। चेंज अनिवार्य है। दी ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। तो चेंज अनिवार्य है। जॉब्स हाँ हमारी चेंज हो सकती हैं, बट ये नहीं कह सकते कि एआई के आने की वजह से जॉब्स खत्म हो जाएंगी। तरीका चेंज हो जाएगा। इट अंडरस्टैंड्स लाइक ह्यूमंस नहीं। एआई के पास जो चीज नहीं है वो है ह्यूमंस की तरह इमोशनल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके पास, बट इमोशनल इंटेलिजेंस शायद नहीं है, जो कि एक ह्यूमंस का वरदान और अभिशाप। आप दोनों ही मान लीजिए इसको, कि हम इमोशंस में कई बार बह के कुछ गलत कार्य भी कर जाते हैं, लेकिन और इमोशंस ही शायद ह्यूमंस को चलाता भी है। और एआई, इट्स मैजिक, अनप्रेडिक्टेबल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स कंप्लीट इंजीनियरिंग, राइट। इसके आप रिस्पॉन्सेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव कर सकते हैं। अनप्रेडिक्टेबल नहीं कहेंगे इसको, प्रोबेबिलिस्टिक कहना सही होगा। एआई इज प्रोबेबिलिस्टिक रादर देन सेइंग इट टू बी अनप्रेडिक्टेबल। तो शिफ्ट चेंज हो रहा है, तरीके चेंज हो रहे हैं काम करने के। ट्रेडिशनल एआई एक स्टेप करता था, इट डज एग्जैक्टली दिस, स्टेप बाय स्टेप, नो डिविएशंस। टूल्स होते थे हमारे पास। पर अब जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई के आने की वजह से ऑटोनॉमी आने लगी है। एआई सिस्टम्स खुद ही कुछ चीज समझ के ऑटोमेट कर सकते हैं आपके लिए काफी सारी चीजों को। ये अपने आप फिगर आउट कर सकते हैं कि उसे क्या करना है, और ये आपसे पूछ सकते हैं अगर वो अनश्योर हैं। सो यहीं पे बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। दिस इज द बिगेस्ट शिफ्ट। एआई को कहा भी जा रहा है कि दिस इज द बिगेस्ट शिफ्ट इन कंप्यूटिंग सिंस द इंटरनेट। और गलत भी नहीं है ये स्टेटमेंट। अब देखेंगे तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट भी है। बाकी इस सीरीज में हम डीप में जाएंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ फ्यू ऑफ द एल्गोरिथम्स एज वेल। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट अमेजॉन बेडरॉक ऑल्सो देखेंगे, क्योंकि वही AWS की एक सर्विस है जिसको यूज करके हम एआई पावर्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो इस सेशन का अगर मैं सार बताऊं इन दो
वीडियोस जो हमने बनाए हैं उसका सार की टेक अवेज ये है। व्हाट इज एआई, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे श्रोताओं को वो आइडिया लगा होगा। एआई क्यों अब इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी में है, क्यों इतना ज्यादा सब लोग एआई के बारे में बात कर रहे हैं। कंप्यूट, डेटा, ये दो चीजें हर एक इंसान के पास अवेलेबल हैं, कमर्शियल अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट्स के साथ। एआई क्या नहीं है वो भी हम जानते हैं अब, और आगे आने वाले समय में अब बहुत रैपिड चेंजेस भी देख सकते हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था कि आगे आने वाले 4 या 5 साल में जब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ जाए, अभी तो हम एआई की दुनिया में हैं, एजीआई एक आगे वाले 3 4 साल में शायद, अगर एजीआई क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ अगर आ जाता है पूरे जनरल अवेलेबल स्टेज तक, तो आप बहुत शिफ्ट देख सकते हैं लेके उस ब्लॉक